वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का नवंबर माह की मीटिंग में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज की मीटिंग हमारी कुछ मायने में ख़ास होने जा रही है। हमारे पास डॉक्टर साहब आ रहे हैं हेल्थ टॉक के लिए, और हमने विशेष रूप से ट्रैफिक पुलिस से प्रेजेंटेशन देने के लिए जो विशेष रूप से हम लोगों के मीन्स सीनियर सिटीजन्स के लिए जो रूल्स या जो फैसिलिटीज़ या जो प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए उसके बारे में बताने के लिए यहाँ पर आपके सामने ट्रैफिक पुलिस चंडीगढ़ से हमने एक टीम को इनवाइट किया। चालान को कैसे आप अवॉइड करें ये सब वो बताने वाले। और इसके साथ साथ हम कुछ चर्चा करेंगे अपने कोर्ट केसेस के बारे में। हमारे प्रेसिडेंट एसपी सिंह जी, हमने चर्चा आरंभ की थी संकल्प के साथ। संकल्प हमारा वो ग्रुप है जिसमें कि आप सभी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं, और आप सबकी कोऑपरेशन के साथ मैं यहाँ प्राउडली कहना चाहता हूँ कि हमने जो डिज़ायर्ड जो लेवल की हम कलेक्शन करना चाहते थे वो हमने की, और लास्ट मंथ में हमने पूरे 1 लाख रुपए पंजाब सीएम रिलीफ फंड में डोनेट किए। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। इसके लिए हमने नेक्स्ट जो लक्ष्य रखा है अपना कंट्रीब्यूट करने का, वो हम हिमाचल प्रदेश में जो हमारे फ्लड से लोग अफेक्टेड हैं उनके लिए हमने सोचा है कि सिमिलर अमाउंट 1 लाख रुपये का हम वहाँ पे भी सीएम रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूट करें। और इसके लिए मैं आप सभी का एक बार फिर से आह्वान करना चाहता हूँ। अराउंड 30,000 25 to 30,000 का कलेक्शन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, हमारे पास है अपने बैंक में। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो सोर्स से उसमें और आज कंट्रीब्यूट करें, जिससे कि हम जो हमारा ये जो नेक्स्ट हमने जो एंडेवर रखा है, जो सोच रखी है, जो एक लक्ष्य रखा है, उसको हम प्राप्त कर सकें। प्रधान जी और साथियों, सारे मेरे वालों सत श्री अकाल, नमस्कार। मीटिंग को सारे करनी कलर रखे कंडी से साथियों के नाम लगातार पहला केक कटेंगे, फिर उन्होंने बर्थडे का 2 बार मैडम अमिता कुमारी जी, प्लीज कम फॉरवर्ड। वी आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जोरदार तालियां बजा करके हमारे इन मेहमान का जिनके बर्थडे इस मंथ में पड़ रहे हैं उनका स्वागत कीजिए। दलजीत सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह पूनम, गुरदेव सिंह, महेश बहल, M.K. मलिक जी, इकट्ठे हो जाओ यार जरा। वीडियो बन रही है, तुम करी जाओ अपना काम, वीडियो बन रही है। अच्छा क्या बात
जब से डब्बा बनी है तब से इतने एफर्ट्स नहीं हुए। और मैं तो 2010 में रिटायर हुआ था। रिटायरमेंट से पहले भी मैं वेलफेयर के किलोमीटर होते थे वो टेकअप करता रहता था, रिप्रेजेंटेशन बनानी, सारा कुछ करना। जैसे हमारे प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी थे, उनका एक मोटो था कि मैं चाहता हूं कि जब मेरी डेथ हो आई मस्ट बी ऑन माई शूज। तो जब उनके वो कहीं गए हुए थे सेमिनार में एड्रेस कर रहे थे, तो एड्रेस करते करते ही उनको हार्ट अटैक आ गया और वो चल बसे। सेम जो फीलिंग है वो मेरे हृदय में है। जनता की सेवा करना, उसके कई फायदे होते हैं। परमार्थ का काम तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इंडिविजुअली अगर हम देखा जाए तो अगर हम काम करते हैं, लैपटॉप पे कोई ड्राफ्ट कर रहे हैं, वो सोचते हैं, सोच के लिखना पड़ता है। तो सोचने के टाइम क्या होता है, आपका ब्रेन एक्टिव रहता है। आपको वो लास्ट टाइम पार्किंसन वाला आया था कि हाथ चलने लग गए, भूल गए, भूलने वाली वो चीज़ें नहीं होती। दूसरा, फिजिकली भी बंदा एक्टिव रहे और मेंटली भी एक्टिव रहे, ये हमारा मोटो है। तो मेरा तो सेल्फिश इंटरेस्ट है अपना, मैं इसलिए आप लोगों की सेवा करता हूँ। तो उसमें की कहते नाले दान ना गंगा दर्शन नाले वो है, कहावत है, नाले पहुंचते नाले फरिए, दोनों काम हो जाते। अभी पिछले महीने हमारा एक डिसीजन हुआ था जो हमारी फेवर में था। वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर ने बहुत अच्छी जजमेंट लिखी, उसके लिए हमने CGD को भेजा हुआ है। लेकिन अभी तक, क्योंकि अभी 1 महीना हुआ है, उसका हमने हाई कोर्ट में कैविट लगा दिया है, क्योंकि इनका पता नहीं है। ये डिपार्टमेंट ऐसा ही है, इनसे कोई चीज लेने का मतलब है चील के घोंसले से मांस निकालना, तो बहुत मुश्किल होता है, निकलेगा नहीं। तो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट। दूसरी जजमेंट पिछले महीने आई, वो उसने हमें निराश किया। वो जजमेंट लिखी है एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर जो रश्मि सानी, तो वो थोड़ी नेगेटिव में चली गई। जितनी जजमेंट हमारी फेवर में थी, जिनको कंसिडर करने के लिए हमें लिबर्टी ग्रांट करी हुई थी, कोर्ट ने 2 दफा लिबर्टी ग्रांट करी, वो सारी की सारी उन्हें साइड लाइन लगा दी, देखी नहीं। और जो नेगेटिव जजमेंट आई हुई थी प्रिंसिपल कैडमेंट दिल्ली से, एक चेन्नई से भी आई हुई थी, उनको कंसिडर करके हमारे खिलाफ फैसला दे दिया। तो उसके जवाब के लिए कल मैं सुबह बैठ गया, शाम को उठा, शाम को 6 बजे फिर सैर शुरू करने गया था। उसके बाद फिर थोड़ी तबीयत ऐसे हो गई, क्योंकि मेरी डाउन रहते हैं, ज़्यादा तो नहीं है। तो मैं कहा सुबह देखेंगे। सुबह मैं 3 बजे फिर उठ गया। तो 3 बजे उठ के वो मैंने ड्राफ्ट पूरा करके 6 पेज का ड्राफ्ट मैंने अपने एडवोकेट को दे दिया। तो वो अब हम अभी कैट में रिव्यू के लिए, पहले वो कह रहा मैं, तो एडवोकेट भी हमारा बहुत गुस्से में है, वो कह रहा मैं इसको बताऊंगा कैसे लिखने जजमेंट। तो अगर वो नहीं होता तो फिर हम हाई कोर्ट में जाएंगे। तो क्योंकि वो हो जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से 1 नहीं 2 नहीं 3 केस हमारी फेवर में हो चुके हैं। अगर रिव्यू में भी डालते हैं तो भी हाई कोर्ट की बात मानता है, सुप्रीम कोर्ट ऐसे रिव्यू नहीं डालता, एक्सेप्ट नहीं करते। हम सारे घूमते रहते हैं, यूके में भी और कनाडा में भी। उधर के पेंशन सिस्टम में और हमारे में एक जो बड़ा मेजर फंडामेंटल डिफरेंस है, देयर यू सी पेंशन स्टार्ट होने की एक एज होती है।
हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर बंदा इस महीने रिटायर होता है तो अगले महीने से पेंशन स्टार्ट हो जाती है, समझ रहे हो? तो दैट इज अ वेरी बेसिक डिफरेंस। यूके में पेंशन स्टार्ट्स एट एज 65, सो इफ यू रिटायर एट 45 इट इज अज्यूम्ड कि आपकी फैकल्टीज, दिमाग भी और बॉडीली फैकल्टीज ठीक ठाक हैं, आप अपना ध्यान खुद रखोगे अगले 20 साल के लिए। एंड गवर्नमेंट विल स्टार्ट गिविंग यू पेंशन एट एज 65। हमारे यहाँ क्या है, जैसे अब फौज में कोई भर्ती होता है 18-19 साल की उम्र में, 33-34-35 साल में रिटायर हो जाता है जवान, और उसकी जो पेंशन है वो अगले 50 साल तक सरकार देती है। यू सी ही इज पेड सैलरी फॉर मे बी कलर्ड सर्विस 15, 16, 17, 18 साल। इट स्टार्ट्स एट एज 65। तब तक अगर आप 60 साल में रिटायर हुए, सरकार कहती है 5 साल आप अपना ख्याल खुद रखो, आपके हाथ फोन चल रहे हैं, आप जो मर्जी करना है करो, वकील बनना है वकील बनो, कंसल्टेंट बनना है कंसल्टेंट बनो, पे माइनस पेंशन, जो मर्जी करना है रिपोर्टें लिखो, बट लुक आफ्टर योर सेल्फ टिल एज 65, देन यू विल गेट पेंशन। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो आई डोंट नो कि अब वो उसमें एक जो मेंबर हैं वो IIM के हैं, IIM कहाँ के, बेंगलोर के, तो वो होंगे, उनका क्या विचार है इसमें। और चेयरमैन मैडम जस्टिस, एक तो सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस को बनाया और सिर्फ 3 ही मेंबर बनाए हैं, कोई ज़्यादा उसमें वो लगाया नहीं उन्होंने। हाँ, लगाने तो छोटे मोटे वो तो प्रेजेंटेशन देने के लिए लगाते हैं, बट कोर्स होगा 60 के बाद तो गलती करना मना है। Good morning everyone. Respected DCDCA chairman Sri Dinesh sir, my family. आज हम आपके बीच में चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस से रोड सेफ्टी के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हमारा ये जो टीम है ट्रैफिक वार्ड में बैठती है, चिल्ड्रन ट्रैफिक वार्ड, जहाँ पे आपने देखा 23 में जहाँ पे लाइसेंस नहीं बनते हैं। और हमारा मोटिव, ये एक स्पेशल छोटी सी यूनिट है ट्रैफिक की। इसका एक ही मोटिव होता है कि चंडीगढ़ के अंदर कोई रोड फैसिलिटी को है वो जीरो करेगा हमारा टारगेट, कि सड़क पे किसी का एक्सीडेंट ना, किसी की जान सड़क पे न जाए। और जैसे कि बता रहे थे कि आप, हमारा सबसे बड़ा परिचय यही है, और हमारा चालान करने पे जोर नहीं होता, हमारा लोगों को अवेयर करने पे जोर होता है कि लोग जागरूक हो। अभी जैसे सर ने शुरुआत में कहा था कि भी किसी का भी चालान होगा तो हम उनका नंबर सेव कर लेंगे और हमारा चालान नहीं होगा। शुरुआत हम यहीं से करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सामने आपका एक छोटा सा बच्चा हूँ, और हमें जब ये मैसेज मिला कि हमारे इस फैमिलीज को हमने अवेयर करना है, तो मुझे लगता है कि आपको इस चीज़ की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक डिसिप्लिन फोर्स से भी हैं और उस फैमिली के मेंबर भी हैं, आपको इन सभी बातों का पता भी होगा। हम तो आपसे ये उम्मीद करना चाहते हैं कि आप लोग एक ऐसा रूल्स बनाइए कि आपसे लोग सीखें। अब जैसे कि परिवार में आप दादू की भूमिका निभा रहे हैं, तो आपके परिवार में जितने भी बच्चे हैं वो आपसे सीख लें, और आप मॉनिटरिंग करें कि बच्चे कोई भी गलती करते हैं तो आप उसे रोकेंगे टोकेंगे। और मैं आपको बता दूं कि सड़क के ऊपर, सड़क के बारे में तो जरूर बताइए। नई घटना इस चीज़ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ चीज़ों में ना गलत चीज़ के ऊपर बच्चों को अप्रिशिएट कर लेते हैं, वहीं से बच्चे की लाइन गलत हो जाती है। एक वाक्य में शेयर करूँगा आपसे, एक एक्सपीरियंस था। पुलिस एक कॉल आती है हमारे पास PCR की कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो बच्चा अंडर एज है और गाड़ी चला रहा है, उसने एक लड़की की उसमें डेथ हो जाती है, और जब उसको PCR के थ्रू हम उस थाने में लेके आते हैं तो उसके पापा को कॉल जाती है, उसके पापा आते हैं थाने के अंदर। देखिए, सोचने वाली बात ये है, इसके पापा उसके बच्चे को एकदम से जप्पी पाते हैं, कहता बेटे घबराना नहीं, मैं तेरे साथ। अब देखिए बच्चा कहाँ जाएगा। जिसने वो सीन में भी देख रहा था तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई, मैंने उसको गुस्सा लिया और मैंने उसे डांटा भी, कहा नहीं, सर देखिए किसी के बच्चे की जान लेनी है और आप इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, सहारा दे रहे हैं, इसको रियलाइज ही नहीं होने देते कि गलती है आपने बच्चे की जान लेनी, किसी व्यक्ति की जान लेनी। सबसे बड़ी गलती तो आपकी कि आपने इसको गाड़ी दे दी जिसकी एज ही नहीं गाड़ी चलाने की, क्योंकि ड्राइविंग रेगुलेशन एक्ट कहता है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे को गाड़ी दे दे, और उसको अप्रिशिएट कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। इसलिए मैं यहाँ पे जरूर कहूँगा कि आप घर में होते हैं, बच्चा अंडर एज है, गाड़ी की जिद भी करता है, बाइक एक्टिवा की भी करता है, कई बार आजकल हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं, मम्मी पापा जॉब करते हैं, तो बच्चों को ट्यूशन छोड़ना है, स्कूल छोड़ना है,
उसमें हम रिस्क ले लेते हैं, कोई बात नहीं, बच्चों को दे देंगे, एक्टिवा चला देगा। लेकिन आप सोचिए यदि हमारे बच्चा सड़क पे चला गया तो उस जॉब का उस पैसे का हम करें क्या करेंगे? हमारे पास टाइम नहीं बच्चों के लिए, और फिर सड़क पे ऐसे हादसे होते हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे यही बताना चाहूँगा कि हमें खुद भी नहीं पता होता कि बच्चों को अवेयर कैसे करें। कई बार क्वेश्चन बच्चे करते हैं, हम उसका आंसर गलत दे देते हैं। सड़क की जानकारी नहीं पता तो उसे गूगल पे सर्च करिए, पूछिए, लेकिन गलत जानकारी दें, उसको बताइए। जैसे मेरा क्वेश्चन आप सभी से, यदि आप उसमें हाथ खड़ा करेंगे तो मैं आपको हमारी जो चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मोमेंटरी हम आपको देखे जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में हाथ खड़ा करना है। जब हम पैदल चलते हैं सड़क के ऊपर या फुटपाथ पे, कई जगह फुटपाथ होता है, कई जगह सड़क होती है, पैदल चलते तो कौन सी डायरेक्शन में चलेंगे, लेफ्ट या राइट? हाथ खड़ा करेंगे हम, राइट क्यों चलेंगे सर? बिल्कुल, सर्किल एक बार ट्रैफिक करिए, बहुत बढ़िया। सामने से आता हुआ ट्रैफिक दिखाई दे, लेकिन मैं मोस्टली पढ़े लिखे और सज्जन पुरुषों को देखता हूँ, पता भी होता है, पता नहीं होता है या नहीं होता, लेकिन चलेंगे लेफ्ट साइड। देखिए पैदल जब भी चलते हैं, ये 2016 में हमारे पास एक बार जब हमने सर्वे किया था ऑक्सीजन दबाव को कम करने के लिए, हमारे एसएसपी साहब ने मोटिव रखा था कि हमें इसको कम करना है। 2016 में चंडीगढ़ में 151 लोग थे, 151। उसमें जब कैटेगरी वाइज हमने डिवाइड किया तो 24 लोग तो पैदल वाले थे और 28 साइकिल वाले थे। 151 में से लोग सिर्फ 2 कैटेगरी के, साइकिल वाला और पैदल वाला, कितने लोग मर गए। तब से हमने इसके ऊपर मुहिम शुरू की थी कि 2017, 18, 19 में हमने साइकिल ट्रैक के लिए प्रपोजल भेजा था, साइकिल ट्रैक पे लागू किया था, साइकिल ट्रैक हमने बनाया। तो पैदल जब भी चलेंगे, मैं आपको बता दूं, वैसे सिंपल एक डेफिनेशन है, पैदल जब भी चलेंगे, जैसे सर ने बताया, अपोजिट द ट्रैफिक, राइट साइड चलिए, सामने से आता हुआ ट्रैफिक आपको दिखाई दे। अब आप लेफ्ट साइड चल रहे हैं और लेफ्ट साइड ट्रैफिक आ रहा है, पीछे से गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए या स्टीयरिंग काम करना बंद कर गया, हो सकता है बंदे को नींद आ गई या फिर ड्रिंक कर रखी है, गाड़ी से कंट्रोल में नहीं है, आप कैसे बचेंगे? आपको एक मौका भी नहीं मिला। लेकिन आप सामने से आ रहे हैं और उसके फ्रंट में है, आप उसके अपोजिट ट्रैफिक है, उस कोई भी टेक्निकल फॉल्ट आता है या बंदे की गलती होती है तो आपको बचने का एक मौका मिलता है। आप साइड में हो जाएंगे, फुटपाथ पे चढ़ जाएंगे, रुक जाएंगे, गाड़ी से बच सकते हैं। लेकिन जब भी पैदल चलेंगे, ये बच्चों को बतानी आज ये बात आपकी जिम्मेवारी है कि घर पे जाएंगे तो बच्चों से क्वेश्चन भी पूछेंगे पहले कि बार सिर लगता है तो आपका सिर में चोट नहीं लगती, पगड़ी होनी चाहिए प्रॉपर या प्रॉपर हेलमेट डालिए। ये 2 चीजें आपकी सेफ्टी करती है टू व्हीलर में। ऐसा कोई भी बहाना नहीं करेंगे हम कि हम सी नहीं। सड़क के ऊपर कोई भी हो सकता है, बहुत अच्छे ड्राइवर हो, बहुत सज्जन हैं, बहुत डिसिप्लिन में रहने वाले हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं, लेकिन पीछे वाले की गारंटी नहीं है ना कि वो सही चल रहा है, वो भी गलती कर सकता है। इसी तरह गाड़ी के अंदर जब भी आप बैठते हैं तो सीट बेल्ट लगाइए, सीट बेल्ट का प्रयोग करिए। ये जो आंकड़े बताते हैं, यदि सड़क पे आप जा रहे हैं और आपने सीट बेल्ट लगाई है और एक्सीडेंट हो जाता है तो करीब 22,500 लोगों को हम हर साल बचा सकते हैं यदि सीट बेल्ट का यूज़ करें। और अकेले हेलमेट के कारण यदि हम हेलमेट लगाते हैं टू व्हीलर पे, करीब 45,000 लोगों को हम हर साल बचा सकते हैं, यानी कि 70,000 लोग, करीब 1.5 लाख से ज़्यादा जिंदगी सड़क पे हर साल खत्म हो जाती है। इसको हम 50% आंकड़ा सिर्फ 2 सेफ्टी डिवाइस से कम कर सकते हैं, हेलमेट और सीट बेल्ट। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसा सर्वे होता है, कई बार इंश्योरेंस कंपनी भी कहती है, वो कहता है जी मैंने सीट बेल्ट लगाई थी और एक्सीडेंट हुआ, एयर बैग नहीं खुले। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, एयर बैग तब नहीं खुलते जब आप सीट बेल्ट नहीं लगाते। यदि आप सीट बेल्ट लगाते हैं तो सेंसर काम करते हैं, और आजकल तो गाड़ियों में अच्छे अपडेट सेंसर हैं। सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो आपका कई बार वो एयर बैग नहीं खुलता, फिर इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस देने से भी मना कर देती है। तो सीट बेल्ट लगाइए, वो आपको एयर बैग से भी सुरक्षित करेगी। दूसरा, आपका हेड की इंजरी नहीं होने देती गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी में आप प्रॉपर सीट बेल्ट का उपयोग करिए। इसी तरह कविता सुना ना सर, उन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन यूज़ की थी कि आपके साथ गाड़ी में जाती हूँ तो बार बार हॉर्न बजाना मुझे अच्छा नहीं लगता, शायद मलिक सर बोल रहे थे। तो इस लाइन को मैं जरूर शेयर करूँगा। देखिए, आप यदि आप गाड़ी में आगे टू व्हीलर पे एक्टिवा पे हैं और मैं पीछे से थार गाड़ी बैठा हॉर्न बजा रहा हूँ तो आपको कैसा फील होगा? बहुत सी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे आप पूरे साल में एक सिंगल हॉर्न सुनने को मिलता है, और हम यहाँ बच्चों को बाइक पे आगे बढ़ा लेते कहते बजा बेटे हॉर्न, उससे हॉर्न बजा। जबकि हॉर्न देखिए सबसे पहले ध्वनि प्रदूषण करता है। प्रकृति के लिए भी, प्रकृति में अकेला हो रहा एक व्यक्ति को नुकसान नहीं करता, जितने प्रकृति के जीव है सबको नुकसान करता है। कुत्ता है, बिल्ली है, चिड़िया है, पक्षी है, सबके लिए नुकसान करेगा। तो हम जितना हमारा सुंदर आंखों के लिए सह रहेगा, कानों के लिए भी सुंदर होगी तो अच्छा लगेगा। कोई व्यक्ति बाहर से आता घूमने, वो एक एग्जाम्पल देख, मैं चंडीगढ़ में गया था, वैसा मैं 1 हफ्ते रहा, मैंने कोई हॉर्न सुनने को नहीं मिला। कई बार तो सर मैं ये कई बार हम जब VIP मूवमेंट हम जब करते हैं, रुकाते हैं, या कई बार ऐसा होता है लाइटों में खड़े होते हैं, ट्रैफिक रेगुलेट करते हैं, एक सोचने की बात होती है, मैं ट्रैफिक रेगुलेट कर रहा हूँ, सुबह 8 बजे आया, रात के 8 बजे तक मेरी ड्यूटी है। जैसी लाइट ग्रीन होती है सबसे पीछे वाला भी हॉर्न बजा देता है।
आप नोट करके ऑब्जर्व करके देखिए, उससे पूछते भाई साहब हॉर्न क्यों बजाया, कहता सर लाइट ग्रीन होगी। लाइट ग्रीन होने से और हॉर्न से क्या मायने हैं? हॉर्न होता है कहीं पर हल्का सा ब्लाइंड स्पॉट लगता है, सबसे पहले हम कोशिश करिए स्पीड स्लो करें, ब्रेक लें, ब्लाइंड स्पॉट आपकी आई विजन करें, चलिए रूल तो ये कहता है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कंपल्सरी होगा तो हल्का हॉर्न बजाइए। कई लोग तो घर से फ्रस्ट्रेट होते हैं और वो सारी फ्रस्ट्रेशन हॉर्न पे निकाल देते हैं। देखिए व्यक्ति के व्यवहार का वहाँ पता लगता है कि आप किस परिवार से हैं। तो प्लीज़ मैं ये जरूर कहूँगा कि आप भी फॉलो करिए और हॉर्न ना बजाए। हॉर्न बजाना मेरी नज़र में तो पाप है, मत बजाइए आप। इसी तरह हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे सामने स्टैंडी में लगी हुई है, कई लोगों को पता भी नहीं होगा, तो यहाँ जितने बैठे हैं उनको बताऊँगा। और एक हॉस्पिटल जाते हैं, इसकी फ़ोटो भी खींच के लेके जाइए फ़ोन में, बच्चों को शेयर करिए, फैमिली ग्रुप में शेयर करिए और ये बताइए कि अंडर एज, देखिए इसके पीछे का कारण है अंडर एज के पीछे। बहुत से बच्चे स्कूलों के बाहर हम देखते हैं 4-4 बैठेंगे, मम्मी पापा ड्यूटी पे तो एक्टिवा उठाएंगे, आ जाएंगे, एक दोस्त को 2 को 3 को फ्रस्ट्रेट भी करेंगे। उनको रोकने का सबसे पहले तो चाबी उसके हाथ में नहीं जानी चाहिए। दूसरा, उसको अवेयर करिए, जागरूक करिए कि बेटे ये कितना खतरनाक है। सबसे पहले देखेंगे उसके पेरेंट्स को, सामने स्क्रीन पे भी चल रहा है अंडर एज में, उसके पेरेंट्स को, उसके गार्डियंस को, जो उस व्हीकल का ओनर है उसको 3 साल तक की जेल। नंबर 2 पे आप देखेंगे जो फाइन है वो 25,000 रुपये फाइन रहेगा। फिर वो व्हीकल जो चला रहा है, गाड़ी, एक्टिवा, बाइक जो भी चला रहा है, उसकी आरसी 12 महीने 1 साल तक रद्द कर दी जाती है। उस व्हीकल को उसका ओनर भी नहीं चला सकता। और सबसे बड़ी बात, जो लाइसेंस बनवाने की एज है वो 18 साल होती है, लेकिन अंडर एज पकड़ा जाता है, रिकॉर्ड में आता है, चलान होता है, तो उसका लाइसेंस 25 साल के बाद है। अब देखिए जो बच्चा 18 साल से पहले नहीं रुकता गाड़ी चलाने के लिए, क्या वो 25 तक वेट करेगा? तो उसको बताइए कि बेटे तो 16 साल के होगी, 2 साल और वेट कर लो आप। यदि आपका चलान होगा, रिकॉर्ड में आएगा, आपको 7 साल वेट करना पड़ेगा। और आजकल तो बहुत सी ऐसी गवर्नमेंट्स की पॉलिसी है जिनमें अपॉइंटमेंट निकलती है तो लाइसेंस भी कंपलसरी है, तो आप एक मौके दिन से वंचित रह जाते हैं। तो मेरी ये आप सभी से अपील है कि घर पे मैसेज देंगे, और आप तो बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारा साथ देंगे, इसके अंदर पार्टिसिपेट भी करेंगे, लोगों को अवेयर भी करेंगे। और हमारे ऐसी बहुत सी ट्रैफिक मार्शल की स्कीम है जहाँ पे आप दिल्ली भी सेवा कर सकते हैं समाज से। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि लोगों को अवेयर करें, जागरूक करें। कम से कम शुरुआत अपने घर से हो कि मैं अपने परिवार के बंदों को, हर बंदा अपने परिवार को अवेयर करता है तो एक फैमिली अवेयर होती है, एक फैमिली को दूसरी फैमिली देखती है कि वो देखिए उस परिवार से जो बच्चे निकलते हैं ना, मैंने कभी उनको विदाउट हेलमेट नहीं देखा। दूसरी फैमिली कहती है ना, वो उस बच्चे को मैंने कभी विदाउट हेलमेट नहीं देखा, कभी ड्रिंक करते हुए गाड़ी चलाते हुए देखा, कभी वो ऐसा नहीं कर रहा, तो उससे दूसरा भी सीखता है, तो एक इमेज बढ़ती है। तो मेरा कहने का मतलब है जब भी आप घर पे हैं तो ये बच्चों को घर पे जरूर बताइए। एक और देखिए जो हम बात कर रहे हैं वहाँ पे एक सामने हमारा है गुड स्मैटन, यानी कि नेक इंसान। ये सिंपल एक डेफिनेशन मैं आपको बताना चाहूँगा। कई बार हम ये बच्चों को बताइए, आप तो यहाँ पे हेल्प भी कर सकते हैं। आप भी यदि आप जैसे कोई एक्सीडेंट सड़क पे देखते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। संस्थान एक बार उसने लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में कि एक्सीडेंट होता है, उसके बाद पुलिस कोर्ट उसको सम्मन भेजती है, परेशान करती है, और वो बंदा एक अच्छा काम कर रहा है तो कहता है इससे तो लोग पीछे हट जाएंगे, कोई भी सेवा नहीं करेगा, कोई भी हेल्प नहीं करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, यदि सड़क पे कोई एक्सीडेंट होता है उसमें आपने डरने की जरूरत नहीं है। 134A अंडर सेक्शन है, ये प्रोटेक्शन करती है आपको आपकी सेफ्टी करती है, उसमें आपका बचाव करती है। यदि आपने किसी कोई एक्सीडेंट हर व्यक्ति की आपने हेल्प की, सबसे पहले तो कोशिश करिए 112 पे कॉल करिए। आप नहीं उठा सकते 112 पे कॉल कर सकते हैं, एम्बुलेंस आएगी, PCR आएगी, उसको ले जाएगी। उसके बाद भी आपको लगता है कि मेरे पास गाड़ी है, एम्बुलेंस टाइम लगाती है, अपनी गाड़ी में लेके जाइए। सीरियस एक्सीडेंट है, रास्ते में बंदा मर जाता है, डेथ हो जाती है, तो आपको 134 ये आपको बचाव करती है कि उसके दौरान आपने डॉक्टर को बताना कि मैंने वहाँ पे एक्सीडेंट था और मैं इसको लेके आया हूँ, ये नियर बाई हॉस्पिटल में इसको ड्रॉप कर रहा हूँ। वहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर लिखा के जाइए आप, क्योंकि प्रशासन में भारत सरकार ने ये स्कीम शुरू की हुई है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति उसकी हेल्प करता है और गुड समैरिटन की भूमिका निभाता है तो उसको भारत सरकार 15 अगस्त में 26 जनवरी सम्मानित करती है। चंडीगढ़ प्रशासन को 5,000 रुपये से रिवार्ड भी करता है और साथ में एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी देता है। तो इस चीज़ को, इस डर को, इस भय को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने स्कीम शुरू की है। तो मेरा आपसे अपील है कि कहीं ऐसा लगता है ये बात बच्चों को बताइए। और देखिए कहते हैं ना, जैसा आप करते हैं, आप अच्छा करते हैं तो आपके लिए अच्छा होता है। आप किसी की हेल्प करते हैं, कल मान लीजिए एक्सीडेंट का किसी को नहीं पता होता, किसी दूसरे का एक्सीडेंट हो, आपको जानकार का हो, आपने हेल्प नहीं की, कल दूसरा भी नहीं करेगा। आपने हेल्प की तो पहल शुरू हो जाएगी, तो कोई दूसरा भी आपकी हेल्प करेगा। इस तरह से बहुत सी जिंदगियाँ बचा लेंगे, क्योंकि पहला जो आधा घंटा 1 घंटा होता है ना, वो गोल्डन पीरियड होता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि इस टाइम पे पहुँच जाता है तो हम इसको बचा सकते हैं। तो हमें हेल्प करनी, इससे डरना नहीं है। ये सबसे जरूरी हम बात रखेंगे। सर आगे करिए प्लीज़। एक हम सड़क के ऊपर जैसे लेन सिस्टम है, कई बार आपने जब सड़क पे गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, जो भी है, लेन सिस्टम को फॉलो करिए। अपनी लेन में गाड़ी रखिए।
हम राउंड अबाउट पे देखते हैं, अक्सर हम युवाओं की बात करते हैं, हमारे जो जवान, हमारे बच्चे जो होते हैं सड़क पे क्या करते हैं, आएंगे पहले तो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, फिर उनको दिखता है मुझे जाना तो राइट था, गाड़ी लेफ्ट में खड़ी कर दी, लाइट ग्रीन होती है, लेफ्ट वाला राइट जाता है, राइट वाला लेफ्ट जाता है, और लाइट ग्रीन होती है 20 सेकंड की, तब तक वो लाइट 2 गाड़ियाँ क्रॉस होती है, पीछे वाले हॉर्न लगाते हैं, रास्ता ब्लॉक हो गया, लाइनें ब्लॉक होगी तो सड़क पे जाम लग गया, अगली बार ट्रैफिक डबल ट्रिपल फिर जाम लग गया। यदि अपने लेन सिस्टम में रहेंगे, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में, जिसको सीधा जाना बीच वाले लेन में, तो ट्रैफिक का कभी जाम ही नहीं लगता। इस चीज़ को हम फॉलो करेंगे। एक एम्बुलेंस की बात करते हैं, एक दूसरा ये देखिए लाइनों की बात करें, जो लाइन यदि कंटिन्यू बड़े की ड्यूटी होती है कि छोटे वाले की हेल्प करें, वो पैदल वाला छोटा नहीं है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उसका सम्मान करूँ। सबसे पहला राइट उसको, आप रुकिए उसको जाने की, आप रुकेंगे तो दूसरा भी रुकेगा, आप जब वो पूरी सड़क क्रॉस कर लेता तब आप चलिए, लेकिन ये हम चलते रहते हैं, उसका ध्यान ही नहीं। अभी टाइम हमारा करीब ज़्यादा हो गया, मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा हमारे सब इंस्पेक्टर रोशनी मैडम से 2 मिनट आपको से बात करेंगे, फिर हम एक प्लेज लेंगे और फिर प्रोग्राम। थैंक यू सर, जय हिंद, थैंक यू। फैमिली को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक है ये दिन, जब आप सब इकट्ठे बैठे हैं और हैप्पीनेस में बैठे हैं, क्योंकि इस उम्र में हैप्पीनेस की कमी आ जाती है, क्योंकि बच्चे अपनी फैमिली को बिजी होते हैं, आजकल सबका लाइफ बिजी है। लेकिन मैं तो यहाँ देख के आपका दृश्य बहुत खुशी मना रही हूँ कि मैं भी रिटायर होके यही पार्टी ज्वाइन करूँगी या कोई भी ऐसा वो करूँगी, ताकि इसमें समाज सेवा भी होती रहे, अपने आपसी विचार आदान प्रदान भी होते रहें, नई नई योजनाएं बनती रहें। और मेरे राजीव सर ने बहुत आपको कुछ रिक्वेस्टें की हैं, मैं आशा करती हूँ और उम्मीद भी करती हूँ, आपको विनम्र विनती भी करती हूँ कि आप इसको आगे संदेश को जन जन तक पहुँचाइए। धन्यवाद। वाला क्वेश्चन ना, सॉल्यूशन वाला है तो पूछिए। सर ऐसा है, एक क्वेश्चन मेरा जनरल है। वैसे हम अक्सर देखते हैं कि स्कूटरों की जो है इंजन लगा करके रिक्शा में वो खूब धड़ल्ले से चल रहे हैं, चंडीगढ़ में भी चल रहे हैं, आज ट्राई सिटी में पूरे में चल रहे हैं, तो क्या वो ऑथराइज है? नहीं सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर का। देखिए, ना तो रोड टैक्स देता है, ठीक है, और वो चला रहा है, फ्री में अपना बिजनेस कर रहा है। कई बार मैं कल भी जा रहा था तो एक सरिया उसने पूरा लोड किया हुआ है, इतना सरिया उसके अंदर लोड है, उसने इंजन एक रेडी के अंदर वो इंजन यूज़ किया हुआ है, उसका सर हम चलान करते हैं। आप देखना चाहते हो तो हमने करीब आप हमसे ये RTI के थ्रू भी वैसे भी ले सकते हैं आंकड़ा, हमने करीब 65 के करीब, इसको जुगाड़ बोलते हैं, चलान के ऊपर जुगाड़ देखते हैं, उसको बंद कर देते हैं। हमने वो काफ़ी इम्पाउंड भी किए हैं, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, खर्चा ज़्यादा नहीं लगता, छोटा सा इंजन सेकंड हैंड लिया कहीं से और अगले फिर शुरू कर देते हैं। इसलिए हम चलान करते हैं टाइम टू टाइम, इसको इम्पाउंड करते हैं, इसका और कोई चलान नहीं होता, सीधा इम्पाउंड होता, बंद होता है, और ना ही वापस मिलता है किसी को, इसका ये नहीं छूट जाएगा, ये सीधा बंद होता है। फिर भी ऐसा कुछ लगता है आपको तो हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप उसकी फ़ोटो खींचिए, लोकेशन बताइए, उस पर डालिए, उसके बाद हमारी जो टीम है उसको जहाँ भी आगे मिलता है उसको वो करेंगे। दूसरा हमारी मेल ID भी है, 1073 पे कॉल करके बता सकते हैं कि इस पर अब एक्शन लो, ये बहुत से लोग यहाँ पे चला रहे हैं, और खासकर जिस एरिया में ज़्यादा मिलते हैं उस एरिया का क्या पहचान होता है। हाँ जी सर, बताइए सर। वैसे हाँ सर, मेरा क्वेश्चन नहीं है, जस्ट हाँ जी, ऑब्जर्वेशन। मैं हिंदुस्तान में उसी सारे बड़े बड़े अलग अलग सिटीज़ में रहे हैं, चाहे चेन्नई हो, बेंगलोर हो, बॉम्बे हो, जयपुर हो, भोपाल हो, लखनऊ हो, गुवाहाटी हो, दिल्ली हो। दिल्ली भी मैं 16 साल रहा। किसी भी शहर में मुझे हर शहर में लेफ्ट टर्न हमेशा फ्री मिला, हमेशा, इंक्लूडिंग राजधानी देश की। चंडीगढ़ एक बड़ा यूनिक शहर मिला, हालांकि बिलोंग टू चंडीगढ़, कि जहाँ वो लेफ़्ट जाने में ही आदि जो स्पेशली जो बाहर से आते हैं लोग, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल से, उनके ज़्यादातर चलान मैं देखता हूँ बेचारे लेफ़्ट में चले जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि जो कानून है, बट यहाँ उनको तभी दबोच लिया जाता है कि जी लेफ़्ट टर्न अलाउड नहीं था, उधर एक छोटी सी और लाल बत्ती थी, टिरिंग टिरिंग ब्लिंक कर रही थी। तो मैं अपने आप को बताता हूँ कि मैं एक ऑफिशियल ड्यूटी पे था दिल्ली, और 1.5 साल पुरानी बात है, तो गाड़ी भी सरकारी थी, ड्राइवर भी सरकारी था, हम चंडीगढ़ से गए थे, और दिल्ली में जाके हम एक लाल बत्ती पे खड़े हो गए। अब उसमें लाइटें सिर्फ 3 थी, एक रेड थी, एक येलो थी, एक ग्रीन थी। तो हमारे पीछे हमने लेफ़्ट जाना था,
अब वो ड्राइवर चंडीगढ़ ट्रेन था, वो बेचारा लेफ्ट हैंड ही ना ले। मैं बोलूँ यार ये दिल्ली है तो कुछ नहीं होता, ले ये सरकारी गाड़ी है, कोई आएगा मैं बात करूँगा। वो कहा नहीं सर यहाँ वो लाइट ही नहीं है लेफ्ट वाली। तो हमारे पीछे ट्रैफिक जैम लग गया। फिर कोई 8वीं 10वीं गाड़ी का एक ड्राइवर उधर के आया, उसने नॉक किया, बोला सर आपने लेफ्ट जाना है तो जाओ। तो कहता है कि लाइट ही नहीं हो रही है। वो कहता है कि यहाँ दिल्ली में लाइट थोड़ी होती है, लेफ्ट टर्न इज ऑलवेज फ्री। तो एक ये मेरी ये ऑब्जर्वेशन है कि ये मैंने सिर्फ अकेला इकलौता शहर देखा पूरे हिंदुस्तान में, बड़े बड़े इंक्लूडिंग कैपिटल में भी आप जाओ तो लेफ्ट टर्न इज ऑलवेज फ्री। आई मीन इट इज फॉर द हायर एचेलॉन्स टू डिसाइड, बट व्हाई दिस हैज हैपेंड मुझे पता नहीं। दूसरा, बहुत सारी ऐसी लाल बत्तियां हैं, हालांकि थोड़े दिन पहले मैंने पढ़ा था अखबार में कि ड्राइव भी चलाई थी चंडीगढ़ पुलिस ने कि ये जो हर एक ट्रैफिक सिग्नल पे मांगने वाले मिल जाएंगे आपको। कोई लेफ्ट से आएगा, कोई राइट से आएगा, कोई शनिवार आएगा, कोई मंडे का वो लेके आएगा बाल्टी, कोई ट्यूसडे की, कोई भगवान की मूर्ति लाएगा और वो कोई इधर से जाता है, कोई इधर से, पूरी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। कोई आपके शीशे पे वो स्प्रे सा मार के वो साफ करने लग जाएगा। सो दीज पीपल शुड नॉट बी देयर ऑन ट्रैफिक लाइट्स। तो ट्रिब्यून में आया भी था कि जी वो चंडीगढ़ पुलिस ने बड़ी ड्राइव चलाई है और सारे ये बेगर्स और जो इस टाइप के हैं इनको हटाया जाएगा। बट वही बंदे स्पेसिफिक मनी माजरा की लाइट में जाओ, वही एक है, चलो मैं क्या बेचारे को बोलूँ, उसकी दोनों आर्म्स नहीं है। मैंने भी उसको बड़ी बार पैसे दिए। एक मेरे अंकल थे, वो रिटायर्ड जनरल साहब थे फौज के, वो आ रहे थे, उनकी टक्कर भी होगी थी उसी बंदे से। हाँ, फिर डाल के उसको 32 सीट ले जाएंगे तो बट वो फिर ठीक हो के फिर उसी लाल बत्ती पे खड़ा होता है। एवरी टाइम ही इज देयर, मनी माजरा की लाइटों में आपको मिलेगा। मतलब आप आंख बंद करके बैठ जाओ और सिर्फ जो उनकी शक्ल देख के आप बता। सर रेडी से शुरू करें। हम आज सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं अभी से सभी ट्रैफिक नियमों की दिल से पालना करेंगे। अपने माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों और बच्चों को भी ट्रैफिक के नियमों के प्रति प्रेरित करेंगे। जय हिंद, थैंक यू। Get enlarged. So these are the signs. Whenever there is some glandular enlargement, we feel, we can understand, suspect that disease may be there. So that is how it spreads from one part or the other. Depending upon which organ it comes from, that cancer gets identified. If these cells are present in the breast, it is breast cancer, kidney, lung, stomach, anywhere, and sometimes in the blood cancers, which is my primary field. So these cancers are actually in all the ages. It's not so that it is only in the elderly age group. Many children will get it, and many elderly people will get it. Interesting thing is that cancer children get, they are likely to be very aggressive, and cancers that elderly people get, they are not so aggressive. They are easy to be controlled, easy to be even cured today. So cancer should never be, we should not put it under carpet. We should identify the problem and go for its help. Causes, that the next question comes, that what is the cause for it? And then very commonly one question is asked, that is it heritable? I mean, if somebody has got, will his children, will the siblings, will they also get it? There are rare cancers which are heritable, but most of the cancers are not inheritable. So they don't pass from one generation to another, but sometimes like breast cancer, ovary cancer, they can occur in the siblings, and there is a mutation which may be there, which gets passed on to the next generation. It is heritable. So these cancers are heritable. So whenever we diagnose a patient having cancer, we always look for those mutations. So we can identify whether this cancer is going to be inherited or not. Now, what are the factors which cause it? Foremost factor which actually, now I'll talk about the modifiable factor. Heritable factor is unmodifiable, we can't do anything about it. But then there are some factors like obesity. Obesity increases the risk of cancer many fold. There are some cancers which are directly related to the obesity, but I would say every cancer gets worsened by obesity, whether it is esophageal cancer, liver cancer, gallbladder cancer, stomach cancer, every cancer has directly or indirectly been linked with the obesity. So obesity is something which is not at all desirable and we should overcome it. Needless to tell you about smoking. Smoking is a biggest cause of cancer
there's no doubt about it. I think a message cannot go stronger than this, that one should stop smoking and one should make other person stop smoking as early as possible, because there is no doubt that any smoker who is there is likely to get the cancer. Some people say that that person has been smoking for the last 50 years, but he is not getting the cancer. There is a possibility that this person has got some kind of resistance in that, that's all right. But if there are 100 people who are smoking, 95 will get the cancer. So that actually should be the message, that the smoking should totally be stopped. Same thing about tobacco, jarda, all those kind of things. There's no doubt that these things lead to cancer, and there is one should not leave any effort in telling the person to stop whether it's tobacco, whether it's smoking, jarda, pan, parag. I don't know why our government doesn't ban those advertisements. We should stop those advertisements about pan, parag and all, which are actually indirect supporting about the cancer. Now coming to alcohol. Alcohol per se has not been directly connected with cancer, but the incidence of cancer is found to be higher in certain people. The cancer of the mouth, larynx, bowel, esophagus. So these cancers are known to be associated because the cancer causes damage in the cells. If somebody has, now what happens is that if somebody has got the genetic predisposition to cancer, he has got some mutations which make him prone for, I didn't touch this topic because it's a little intricate, that all of us have, I told you we have got the cancer cells in body. If we have some mutations in our body, during COVID days we heard about delta mutation. So mutation means in our DNA, there is a DNA structure is there. If there are some defects which develop in DNA which can be acquired, that defect can make us prone for, similarly, that delta mutation, COVID infection. There are some mutations which make us prone for the cancers. So if that person who takes alcohol, who takes smoking and has got that mutation, will most likely develop the cancer. If somebody does not have those mutations, he will escape that. So we don't know who's having what. So it's better to avoid these agents which can be stopped. So alcohol should be taken in very, very moderation. If somebody asks me that should I give up alcohol, I say that I don't say that you give up alcohol, but stop it if you can stop it. If you can't help it, then take as less as possible. Now, what is as less as possible? From the liver point of view, it is agreed that if we give rest to the liver 3 times in a week, that means it's alternate day, but I recommend taking just 2 days. 2 days in a week is a safe limit for liver. And what should be the amount? 60 ml. So I don't know how many people can stick to that, but that is a safe level for the liver. But for cancer, this is a cumulative effect. So one has to take a chance that what do you choose? As it is said, it is better to have a long, healthy life and enjoy the life than having the joys of the life and having a short life. So one has to choose what we want to choose. We can have our own understanding about what happiness we think about life and how we want to enjoy the life. Now, obesity, smoking, alcohol, these are the things which we can stop. But there are many things which we can't. And who else could have taught us other than the COVID virus? So there are viruses which actually affect us in many, many ways. And today we know that virus may be the problem in cancer also. Similarly, a person who's got a mutation, if he gets viral infection, that can trigger the cancer process in that patient. There are some viruses which have been directly linked to the cancer. We have got EB virus, there are names of adenovirus, EB virus. There are viruses which we know that they are related to some types of the cancers. So whenever we have a person who gets diagnosed with the cancer, we investigate for the possible link with the viruses. And but it does not mean that if somebody has got a viral infection, will get the cancer. But there are some people sometimes who have developed this problem. We investigate for the viral origin and then we treat accordingly. So viruses can be associated with the cancer, but one should not get scared of the viral fever as such, because all the viruses don't cause cancer at all. Only 1 or 2 viruses are known to be associated. We think that they may be associated, possibly they are, but there is no definite evidence as yet. One of the foremost cause, I actually had very nice graphics to show, but maybe sometime later. Pollution. Now, pollution is something which is in our hands, but perhaps not in our hands. I shifted from Delhi because my wife didn't like the pollution of Delhi. I still miss Delhi, to be honest.
because it has got its own charms, its own. It's a good. It gives you opportunities to do a lot of work. But pollution is this big culprit, and we are lucky here in Chandigarh that we don't face as much pollution. So pollution from there is one thing known as visible pollution. We know the pollution from the chemical smoke, wherever it comes from, but there is some pollution which we don't see. I'm talking about the pollution caused by the pesticides, by the preservatives, by the even the radiation. So we don't know how much of these pollution can harm us. So excess of everything is bad. All the times the question is asked that would a mobile cause the cancer? We don't know, because radiation is known to be associated with the cancer. But how much radiation? Because mobile gives very little radiation. But best way is to use it in a moderation and use it in a way that it does not cross that limit. So use it sparingly. Use on that speaker mode, and don't use it all the time. Similarly, avoid use. If we can do that, we should use organic foods as much as possible. Try to live in clean environment, because pollution is definitively associated with cancer. There is no doubt about it. Those areas which are heavily polluted, their cancer incidence is high in the world. So this is definitely related to the cancer, and we should try avoiding polluted areas as much as we can. One question comes from a patient who gets diagnosed. Why did I get it? What was the reason in me? So could I do something about that? It's almost impossible to know about the cause in a given patient, whether it is pollution, whether it is preservatives, whether it is pesticides. So it's no point actually trying to find out that, because the treatment of cancer does not depend on the cause, except when it is caused by something which is directly related. For example, if somebody has received radiation for, let us say, there's a patient who had CA breast, who has received radiation chemotherapy, 5 years later gets diagnosed with another cancer. We know a lot of blood cancers get diagnosed in these patients. We know it is related to that. So we are a bit careful about choosing the therapy in these patients, but other than that, nothing can be done, and one should not get much perturbed about all these factors, that why did I get it? Irrespective of the cause, the treatment is different. It doesn't depend upon the cause, so we have to treat it as such, whatever the cause may be. Most important is that we should identify the disease, we should diagnose it in time, we should diagnose it correctly, we should be able to make a precise diagnosis, we should make the clearly able to define it, know what subtype it is, what are the characteristics of the. So these are the various aspects which we need to do, and that is most important to be done. Now, in our day-to-day life, we don't know how we are living. We are all healthy. So, but that lurking fear always remains, that what would be a signal in my body which should make me alert whether I have cancer or not. So there are about a couple of symptoms which we actually tell. I think all of you must be knowing about that. I will just highlight today. Foremost is the change in bowel or bladder habits. If you have unexplained constipation, unexplained diarrhea, unexplained incontinence of urine, frequency of urine, you must get that investigated. There will be 101 causes other than cancer for those problems. But if there is none, then this may be one of the causes, and this is one of the foremost causes which gets overlooked, and we find that the patient actually had these symptoms, but it was not attended to. If patient has normal bowel habits, and suddenly he finds that he's developed constipation and there is no other reason that can be explained by, then he should tell it to the doctor, and then that should be reported. Simultaneously, if there is fatigue also, if you are fatigued which is unexplained, fatigue will always be there for many reasons in our day-to-day routine life, but if it is explainable, it is understandable, but if it is not, please don't overlook this. If there is a wound, it's not getting healed, if it is increasing in the size, then also should be investigated for a cancer. If you have a bleeding from any organ, from the urethra, from the vagina, from the colon, that should be always suspected that patient may be having one may be having this possibility. This needs to be investigated. That should be addressed. Sometimes we have small nodules here and there. There are many nodules which are there. They are there for the whole age. One need not bother, but one should get them checked up. So
If there is some change in that nodule, it becomes hard, it becomes large, it becomes painful. That is the time when we should address this. Then there are moles in our body. These moles, if they change their color, if they become painful, if they become large, if the number starts increasing very rapidly, we should make a note of it. If there are too many spots appear on our skin, we should make a note. I mean, one should not get unnecessarily alarmed about these, but they should be got investigated. You must meet the doctor, and I think here the role comes of family physician. Unfortunately, in this country, the family physician concept has gone almost completely, because we have entered into era of super specialty. That people want to go directly to super specialists. That's wrong, because that is the harm that we are doing by walking into the super specialist. If somebody has got a pain abdomen, we like to go to the gastroenterologist. I always tell the person that you should go to a good family physician. Let me share with you, these days, everybody who studies this, they do study well, unless some people who are actually in this profession for a business. I'm not talking about them, but mostly doctors have all studied. They're all good, but problem is, some of us take interest sincerely, some of us don't take interest sincerely. Some of us are in great hurry, some of us are very busy. So if you know somebody that who will take interest in your problem, go to him, discuss with him. If he's not attended to you for first time, go to him next time, ask him. So report about your minor problems to your family physician. Strike a rapport with the person. In the first visit, he may not attend to you, but the next visit, he should attend you. So I think you should identify a doctor in your locality and should follow up with him with these symptoms. I'm sure he should address them adequately. If there's a problem in swallowing, if you have problem in swallowing, if things are getting stuck in the upper throat or lower throat, please think about the problem. Nagging cough, if the cough doesn't go, then normally it is said that it may be TB. Yes, it may be TB, but it may be something more than that. So one should always think about these things. One should keep in mind, if your voice changes, just think about that. Then there is unexplained fever. Sometimes we have the fever is something like 100, 99. You keep on taking medicines. Somebody diagnosed with typhoid by doing that wrong typhoid test. They get diagnosed as typhoid, but actually they will be lurking fever off and on for months together. Please get it investigated from a doctor who takes interest in your problem. He's a good doctor who actually listens to you and takes interest in your problem, because blood cancers come with that only sometimes. The person comes with fever and you do the blood test, you find patient has got the leukemia. So, but these should all be taken very, very seriously. But this is one aspect. Majority of the times, patient may be just asymptomatic. Suddenly you will find that you visit a doctor for gallbladder surgery, or for that matter, some small surgery, and he does some tests on you, and then there comes the news that the person has got cancer. So this is something which is totally unexpected, and you may be having very healthy sports person, boxer, very healthy looking individuals who are doing normal activities, and they are getting investigated just for a medical examination, and they get diagnosed as having cancer. So what about this? We can't wait for the symptoms to appear. So there comes the role of screening. This I want to highlight, that we should actually get ourselves screened. Screening means that we should have periodic checkups done. In armed forces, I'm sure you also must be knowing about that, there is something known as annual medical examination and something known as periodic medical examination. Annual medical examination is every year. Periodic is a couple of years. I recommend to people, in fact I tell in my family, my society group and all, that every birthday from the middle age onwards, every birthday you must get your medical checkup done. It's more important to get a medical checkup done on the birthday than cutting a cake or visiting a temple, because if you don't get yourself checked up, then there may be some sudden news one day or the other. So what kind of screening one can do? See, it starts with an examination, simple examination, again from a sincere doctor. One needs to examine you, one needs to examine the person, and then certain simple tests need to be done. They start from simple blood test, ultrasound, that's all. A chest X-ray sometimes, that will give a good clue to the possible disease which may be developing in a patient. See, the self-examination by ladies about the breast cancer. In fact, we teach the ladies
So they need to do it themselves, and they will be able to identify. The lady should screen about our, and males should also screen about their perineal hygiene. All these things should be screened by ourselves and should be discussed with the doctor as and when it is required. But one must get ourselves checked out. All of us, if I ask you that how frequently you get your vehicles sent for maintenance, all of you will raise your hands that once in 3 months, 6 months, or whatever the recommendation is. But if I ask that how many of you are visiting the doctors for the routine checkup without any symptoms, I'm sure the number may not be more than 10%. So my request to you, if I can get this message today, that please get your checkups done. Once a year is the minimum in the middle age group. So it should start from now, from this coming week, and then every year, definitively once a week. There are certain number of tests which we recommend for males, for females, for if somebody's smoker, somebody takes alcohol, somebody's obese, somebody's got hypertension, somebody's got diabetes. We have the we have the criteria which need to be investigated. So we will do that, but a person has to get himself, should go to the doctor and ask for the checkup. And it's not difficult, it's a kind of barrier that we have. We avoid these things, but I think one should go into that. Now, diagnosis, I was mentioning, starts with examination and simple tests, blood tests, X-rays, ultrasound. Then there are advanced tests. Leave that to the doctor. But diagnosing a disease is not difficult. Screening is very simple. Examination and blood tests, and they are very, very, I would say, established blood tests. They are not unnecessary tests. They must be done, and we should follow them up. Now, treatment is for cancer has evolved a lot. So from chemotherapy, now we are moving to non-chemotherapy drugs. So there was a time that, if you remember the movie, when the person would get chemotherapy, have the hair loss, fever, vomiting. These days treatment is not like that. So please tell any patient who gets diagnosed with cancer, then one should not get scared of the treatment. Many a time patient says, I will not get myself treated because the treatment is worse than the disease. It's not so. These days the medication, the therapies are very, very simple. We don't have to admit the patient. They are, the OPD treatments, so they are not that painful. And there's something known as immunotherapy. Don't get confused by the name. It is just a, you can say the improved version. For example, the Apple people call their phone as iPhone. Similarly, immunotherapy is the name, the drugs which have been upgraded to some extent. But they're all improvements in the therapy. So these are all available these days. And interestingly, and it's good thing to know that in India, most of these therapies are available. So how we can prevent cancer is by the lifestyle change, by the screening tests, and by getting the treatment as early as possible if there is a problem. Then I wanted to show you about a few advancements in the treatment we have. We don't just depend upon the drugs now. We actually want to do, suppose somebody's got, let's say, one of the common examples is CA breast. So CA breast comes, the patient is treated, the tumor is removed. Then what we do is we take that tissue and then we get it, kind of processed in the lab, and then we prepare a medicine which is sensitive against those cells. And that medicine is given to the patient if the disease comes back. This is known as vaccination. Vaccine against that cancer. It is not that vaccination of smallpox. It is the vaccine which has been made against the disease, against the cancer. So I'm sure a few weeks ago or maybe a month ago, there was a big news in the TV that Russia has come out with a cancer, which is a treatment for all the cancers. No, that's not true. All these diseases, now we are trying to make vaccines based on the patient's own cells. We take the cells from the patient and we make the vaccine against that particular cancer and give it to the patient so that the patient cancer cells get killed. So this is a big advancement that is taking place. Then we have got various minor surgical operations where we are doing the surgeries with least damage to the normal tissue. There is something known as transplantation. I do stem cell transplantation for the blood cancers. Now the transplantation itself has improved a lot. It has become very safe, very simple, very harmless, and it has become much more streamlined. And it's very, now it is possible to be given at most of the places in this country. So vaccines in the cancer. So the vaccine I discussed what the cancer once it develops.
There are some cancer vaccines which we can give, for example, for cervical cancer in a pre-pubertal girls. This has been established, so we should actually recommend all small children that we should take them to the doctors, and possibly if vaccine is required, we should recommend them to take the vaccines. Vaccines are of various kinds. I don't think I need to go into that detail, but one should definitively be aware about the surroundings, and if there is some development taking place, we should take advantage of that. These days, every female pre-pubertal or even post-pubertal should be vaccinated for papillomavirus, because there is a direct relation of papillomavirus with the cervical cancer. Then a few methods to prevent. So give up smoking, reduce alcohol, we discussed about it, reduce your weight and improve your exercise level. We must exercise, because by doing exercise there are some changes in the body which actually reduce the inflammation triggers in the body and reduce the fat. So we must insist on exercise. Losing weight itself reverses the risk of the cancer to about 15%. So exercise is important, losing weight is important. Coming to the junk food, again there is a direct relation of the junk food. The trans fats, we know that they lead to the fat deposit in the body, and that also is related to the cancer. French fries and all these things we should avoid. Taking green vegetable, they are very, very good. Actually, I had some good graphics to show that all these spinach, palak, and all these fruits, they should be taken because they are number one antioxidants. They improve the acidity of the body. By acidity, I don't mean the stomach acidity. There is a pH medium in the body that's taken care of, which reduces the inflammation. We should insist upon taking lot of fruit, lot of green vegetable in our diet. So the sequence of food should be, we should start with salads, take vegetable, then take cereals, that is dal, and then take chapati. That should be the sequence of our food. We should change our oil. Refined oil should not be taken. I'm sure dalda nobody is using these days, but even refined oils are not advisable. We should use only, if as far as possible, the what we call kachi ghani ka tel, if we can take. Otherwise, the sunflower oil, groundnut oil, all these oils are good. Taking green tea is useful. We must insist. Even normal tea is good, and because it is antioxidant. Take as much as water as we can take, and regular checkup. We should not be scared to talk about cancer. If somebody's got in the family, we should approach him. We should discuss the problem with people. It is now curable. And is the incidence increasing? It appears that cancer incidence is increasing. If I ask, everybody will say it is increasing. It may not be so, because we are diagnosing more number of cases. They are getting diagnosed. People are living longer. Infections are not there. So apparently it is same. Our population is increasing. So it appears that cancer incidence is increasing. But actually, it is there in society. It's a big problem to be reckoned with, and it should be addressed. So the diagnosis is becoming more and more common these days. More and more cases are getting diagnosed. That is good, because they are getting cured. There is a data. I wanted to show you those pictures, the graphs. The incidence of cancer actually is decreasing in the Western world. This doesn't apply to our country. Incidence, and that is because of screening program. Because once you reduce the risk factors, the disease doesn't manifest. Number one, risk is decreasing, the incidence is decreasing, then mortality is decreasing. But these three things are not applying to our part of the world, because here the incidence is as much, risk is as much, and mortality is high. In our country, cancer mortality is high, treatment mortality is high. The reasons are, I wanted to actually show you again the pictures, the graphs, maybe sometime later. Because our diagnosis is late. People go to the doctors late. Doctors diagnose it wrongly because we go to the wrong doctors. We need to understand that we should go to the correct doctors. There are local advisors who tell us don't go to the doctors. They will operate upon it, cancer will spread. So that's all wrong. We should not go by that, and we should have the hesitance to accept the diagnosis. Many a time people go back. They say that we'll come back again, and they don't want to get treated. All these things should be avoided, and we should be very prompt in starting treatment. Affordability. Now you are in the accounts department. In our country, there is no good support program for the cancer. I think that will gradually come up. There are some schemes coming up, but that's a big issue because it's very costly treatment. Interestingly, insurance companies reimburse the indoor